नमस्कार साथियों, परिणाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं बीपीएससी 4.0 की एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर। इसके पहले मैंने दो क्लासेस को, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कवर कराया था। जब आप इसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी उसमें समरी है, सारी चीजें आपको एक एक चीजें कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को जब आप कवर करेंगे, उसको देखेंगे, तो जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सभी चीजें आप उस क्लास में देख पाएंगे। उसी कड़ी में आज पहला दूसरे के बाद आज हम तीसरी क्लास में एमसीक्यू के साथ जितने भी कंटेंट हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। यहां देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर परिणाम बैच हमारे संस्थान के द्वारा बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, कोई भी चार्ज नहीं है। साइंस मैं आपको कवर करा रहा हूं। जितने भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी या बिहार बोर्ड से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जहां से कंटेंट मिला है, जहां से हमको चीजें इंपॉर्टेंट लगी है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। मैथ की आप क्लास देखे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीजें आप देख पाएंगे। आईएनएम की दो क्लास हो चुकी है, गौरव सर की बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, जानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल से आप कंटेंट को मिस मत करिएगा। जब बीपीएससी 4.0 का एग्जाम देने बैठेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहां से। ठीक है, जीएस के दो टीचर आप देख पा रहे होंगे यहां से, एक हर्ष सर और एक गौरव सर। आईएनएम, ठीक है, आईएनएम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, वो गौरव सर के द्वारा कवर कराई जाएगी, और जितने भी पार्ट जैसे पॉलिटी है, ये हमारे हर्ष सर के द्वारा चलाई जाएगी। और रीजनिंग आप देखे होंगे, वीडियो पढ़ी है, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक और बेस दोनों चीजें सम्मिलित है। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि विज्ञान कक्षा 7, विज्ञान कक्षा 7 पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पहला दूसरा चैप्टर हमने क्या करा दिया था? कवर करा दिया था। जब पहला दूसरा चैप्टर कवर करा दिए हैं तो इसके बाद आता है हमारा उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हम जानेंगे उचित आहार क्या होता है, उचित आहार के घटक क्या होते हैं, ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण है हमारे खान पान के लिए, ठीक है, क्या खान पान के लिए दुष्प्रभाव है, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय है, स्वस्थ रहने के लिए क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उचित आहार के मुख्य घटक क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। विटामिन कहाँ से मिलता है, हमको कितने प्रोटीन लेने चाहिए, ये सारी चीजें हम एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर से लास्ट तक देखिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए, हम जानते हैं पहले उचित आहार होता क्या है, क्या जरूरी है उचित आहार लेना, हमारे लिए जरूरी है क्या, कितनी मात्रा में हमको लेना चाहिए। ठीक है, जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ने बैठेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले आता है उचित आहार का अर्थ क्या होता है। उचित आहार में आता है संतुलित और स्वस्थ भोजन जो व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियों और स्वास्थ्य के लिए स्थिति के अनुसार उपयुक्त हो। देखिए, उचित आहार का मतलब ये होता है, या संतुलित आहार का मतलब ये होता है, जब हम छोटे थे तो कम भोजन करते थे, जैसे जैसे हम धीरे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अपने आहार में हम क्या किए? परिवर्तन किए। तो यह लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर जो हमारे बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में ली जाने वाली आहार होती है, वो क्या कहलाती है? संतुलित आहार होती है। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, संतुलित आहार स्वस्थवर्धक भोजन और व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उपयुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए उचित आहार के मुख्य घटक क्या होते हैं। क्या उचित आहार के मुख्य घटक क्या काम करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमको लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मुख्य घटक में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट आती है, प्रोटीन आता है, वसा आता है, विटामिन होता है, रेशा होता है, फाइबर होता है, जल होता है।
ये हमारे क्या होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। देखिए एक संतुलित आहार ये होता है कि जब हम एक दैनिक भोजन में प्रतिदिन की जो भोजन करते हैं उसमें सारी चीजें सम्मिलित होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि जब हम कोई भोजन को लेते हैं, जब हम कोई चीजें अपने जीवन यापन करने के लिए, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जब हम उस आहार को लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, फाइबर होना चाहिए और फिर उसके बाद जल होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, उसके बाद हम क्या रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। अगर इसमें से कोई चीजें हमको मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अस्वस्थ महसूस करते हैं। उसी स्वस्थ को ठीक रहने के लिए हमको उचित आहार लेना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या किन किन चीजों में हमको क्या क्या चीजें उपलब्ध होती है। तो उसके पहले आपके सामने एक प्रश्न आया होगा उसी से संबंधित, जब अभी हमने जिन दो चीजों को पढ़ा है। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उचित आहार के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जब आप इसको देखे होंगे तो ये सारी चीजें मिली होंगी, उसी से संबंधित यह प्रश्न बनाया गया है। उचित आहार के मुख्य घटक कौन कौन होते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, या फिर केवल प्रोटीन और जल को कहते हैं, या सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशा, जल, या केवल फल या सब्जियों का कहते हैं। ऐसे प्रश्न आपको देखने में इजी लग रहे होंगे कि बहुत सा आसान सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी जब हमको बहुत सारे प्रश्न ऐसे इजी प्रश्न का सामना होता है और हम उस चीज को अनदेखा कर देते हैं या उस चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और यही आसान सा प्रश्न जब हम परीक्षा केंद्र में गलत करके आते हैं तो हमको बहुत ही पश्चाताप होता है। तो कोई भी प्रश्न को हमको बहुत ही हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इजली नहीं लेना है कि ये तो आसान सा है, हो जाएगा। यही आसान सा प्रश्न हमको बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को मिलता है और उसको हम गलत करके चले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे क्या हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, मुख्य घटक होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब यहां से देख पाएंगे, देखिए जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे ना तो उसे बहुत ही विस्तार से दिया गया है। विस्तार से कहने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ को आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। विस्तार से कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फिर वसा है, जब आप उसमें देखेंगे तो बहुत ही कहानी के माध्यम से समझाया गया है। क्योंकि देखिए आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको कहानी के माध्यम से समझाया जाए, आपको चाहिए क्या, फैक्ट चाहिए, जहां से हमको कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए। तो हम उसी अच्छी चीज को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए, सबसे पहला आता है उचित आहार के मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है। जब कार्बोहाइड्रेट को हम अपने आहार में लेते हैं या अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। आप भागते हैं, दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, तो वो कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और इसके स्रोत जो होता है वो गेहूं से, चावल से, आलू से, राखी से, मक्का से, जौ से, इन सभी चीजों को हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, भोजन में सम्मिलित करते हैं। तो वही हमको क्या देगा, ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, और उस शक्ति को देने वाले को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन जब आता है तो शरीर की ये क्या करता है, मरम्मत करता है और विकास में सहायक होता है। जैसे आप कहीं खेल रहे हैं, आप कहीं भाग रहे हैं, आप कहीं दौड़ रहे हैं, आपको कोई किसी प्रकार की चोट लग गई, वो चोट आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे, आप वहां जाएंगे, दवा लेंगे, ठीक है, कोई ट्यूब लेंगे, लेकिन जो हमारी आंतरिक रूप से जल्द ठीक करने वाली चीजें होती हैं वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की क्या करती है, मरम्मत करती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर को क्या करती है, विकास करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जिनका ग्रोथ जो डेवलप कर रहे होते हैं, उनको हमको दैनिक आहार में जितनी भी चीजें चाहिए होती, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, इन सभी चीजों को हमको नियमित रूप पर देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए, जिससे बच्चे का क्या हो सके, विकास हो सके। अगर विकास में कहीं कोई किसी प्रकार की क्या आती है,
कमी आती है तो बच्चे में कहीं ना कहीं हमको खामियां देखने को मिलती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और बच्चों में ही नहीं हमको अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, हमको स्वयं पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य जो रहे क्या रहे, ठीक रहे। और ये कहां से मिलेगी प्रोटीन? सबसे ज्यादा दाल, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली और सोया में सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है या किस चीज में मिलता है, किस चीज में मिलता है, इस चीज को बताइए। लेकिन जो स्रोत हैं वो इन सभी चीजों से हम क्या कर पाएंगे, प्रोटीन ले पाएंगे। अगर दैनिक जीवन में ये सारी चीजें हम लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा अंडा, थोड़ा सा मांस, अब एक ही बार में तो खा नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना है, शाम को या दाल, दूध, ये सारी, दूध तो हमें दोनों टाइम ही लेना चाहिए, ठीक है, दही, ये सारी चीजें हमको खाना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है फैट। फैट का काम क्या होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है, लेकिन ये क्या होता है, सीमित मात्रा में होता है। कैसा होता है, सीमित मात्रा में होता है। और ये कहां से मिलता है, ये घी, तेल, मेवे, बीज, अलसी, तिल, मछली, इन सभी चीजों से मिलता है। अगर इन सभी चीजों को हम सेवन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वसा मिलता है, ठीक। आप एक प्रकार से नोट्स भी बना सकते हैं, आप अगर इस चीज को लिखते जाएं तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि हम जो चीजें पढ़ते जाते हैं ऐसा लगता है हमें तो ठीक लग रहा है, हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम रिवीजन के माध्यम से अगर ये सोचकर बोले कि इसको हम रिवीजन के लिए नोट करते जाएं, जब इस चीज को हम पढ़ेंगे और बाद में रिवाइज करेंगे तो बहुत ही हमारे लिए क्या होगा, सहायक होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन और मिनरल्स की। जब हम विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं तो शरीर के सही कार्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होता है। मतलब ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी रोग होते हैं उससे वो लड़ने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। और इसके स्रोत क्या है, जैसे हरी सब्जियां होती हैं, फल होता है, दूध होता है, अंडा होता है, नट्स होता है। जब इन सभी चीजों को हम खाते हैं, इन सभी चीजों को दैनिक आहार में हम सम्मिलित करते हैं, तो जो रोग आने वाला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाला होता है, वो उससे लड़ता है, ठीक है। जैसे जिसके पास शक्ति ज्यादा, अब आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, ये दो रिमोट कंट्रोल है। जब ये दो रिमोट कंट्रोल होता है तो एक क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली है, एक कमजोर है। तो जो शक्तिशाली होगा वो क्या होगा, कमजोर व्यक्ति के ऊपर क्या हो जाएगा, कमजोर व्यक्ति पर क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। इसीलिए मान लीजिए अगर हम दैनिक जीवन में सही आहार लेते हैं, दैनिक आहार में सारी चीजें सम्मिलित करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। और जब शक्तिशाली हो जाएगी, हमको ऊर्जा भी नियमित रूप पे मिल रहा है, हमको शक्ति में भरपूर मात्रा मिल रही है, तो हम जो रोग आने वाले हैं उससे हम क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कहीं हमारे लंग्स के लिए, है ना, कहीं हमारे किडनी के लिए, इन सभी चीजों के लिए दैनिक आहार में हमको सम्मिलित करना चाहिए और सारी चीजें नियमित रूप में लेना चाहिए, जिससे हम क्या हो सके, स्वस्थ हो सके, ठीक है, कोई भी बीमारियां ना आ सके और हम अपने आप को कैसा रख सके, स्वस्थ रख सके, ठीक है। अब जो हमारे पास पांचवा है वो है हमारा फाइबर। पाचन में सहायक होता है, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज। साबुत अनाज में जैसे आप चना खा लें सुबह में, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होता है अगर साबुत अनाज को हम खाएं, ठीक है। मूंग जो होती है उसकी दाल को भिगाकर, ठीक है, ये सारी चीजें, या हरी सब्जियां अगर खाते हैं तो ये फाइबर में आते हैं। और ये जो हम भोजन करते हैं दैनिक जीवन में, ये डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है, सही करता है, पाचन क्रिया को सही करता है। जब पाचन क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, तब हम स्वस्थ रहेंगे। पाचन क्रिया अगर हमारी सही नहीं है तो कभी हमारे मुंह में छाले निकल सकते हैं, कहीं हमारा पेट खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमको ये क्या होता है, पाचन जो क्रिया है, पाचन क्रिया अगर हमारी सही रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, साथ ही साथ हम भोजन नियमित रूप पर खा पाएंगे। जब नियमित रूप पर भोजन सही से आहार ले पाएंगे, नियमित रूप पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें लेते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारा शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या होता है, जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गर्मियों के मौसम में आप देखे होंगे हमको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। गर्मियों के मौसम में प्यास इसलिए लगती है क्योंकि क्या होता है, जो गर्मी होती है हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो पानी को क्या करता है, खपत को ज्यादा करता है। तो इसलिए जो हाइड्रेशन की कमी होती है वो किसकी वजह से होती है, पानी की कमी की वजह से होती है। इसीलिए हमको पानी को
नियमित तौर पर पीना चाहिए और एक दिन में जितना भी हम हो सके ज्यादा से ज्यादा 5 से 6, 4 से 5 लीटर गर्मी के मौसम में पीना चाहिए। इससे हम डिहाइड्रेट नहीं होंगे, बिल्कुल से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पास कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि भारत के विभिन्न राज्यों में परंपरागत खाद्य। अब देखिए क्या होता है, हम अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं, तो सारी जगह विभिन्नता होती है। कोई भी चीजें जो होती हैं वो एक समान नहीं होती है। आपके शहर में रहने खाने के लिए अलग जैसे दिखाई देती है, हमारे शहर में रहने खाने की परंपरा अलग तरीके से दिखाई देती है। और खाना जो होता है, पकवान जो होता है, आहार जो होता है, आप दैनिक रूप में ले तो लेंगे, दैनिक रूप में आप वही चीजें प्राप्त करेंगे, लेकिन जो तौर तरीके होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। आप असम में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, इन सभी चीजों की जगह जब जाएंगे तो खाने के प्रकार में विभिन्नता दिखाई को मिलती है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाइए या बिहार में चले जाइए, वहां जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो है दाल चावल बहुत ज्यादा फेमस है, जो रूम लेकर रहते हैं, ठीक है, वो दाल चावल ठीक है फेमस है। बिहार में चले जाइए लिट्टी चोखा है। ठीक है, इधर असम में चले जाइए दूसरी चीज है। ये सारी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। उसी प्रकार से जो फसल होती है वो वातावरण के अनुसार और मिट्टी के अनुसार होती है। एक जगह की वातावरण एक जैसे नहीं होती, एक जगह के लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो वातावरण के अनुसार लोग भी मिलेंगे, वातावरण के अनुसार फसल में मिलेगी, वातावरण के अनुसार हमको चीजें भी मिलेंगी। तो उसी का ये लिस्ट दिया गया है। जैसे पंजाब में पहला हमको दिखाई देता है, वहां क्या पाया जाता है, मक्का, गेहूं, चना और दाल पाई जाती है। और यहाँ पारंपरिक खाद्य पदार्थ जो है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। अब देखिए क्या होता है, जहां जो चीजें अधिकतर पाई जाएगी वही चीजें बनाई जाएंगी। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जहां ज्यादा बाजरा होगा वहां रोटी ज्यादा होगी बाजरे की, जहां बाजरा ज्यादा नहीं होगा वहां बाजरे की रोटी कैसे संभव है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, यह परंपरागत रूप से आप देख पाएंगे। तो जहां चीजें ज्यादा होंगी वहां क्या होगा। और पेय पदार्थ में लस्सी, छाछ, दूध, ये चाय, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जब इस लिस्ट को आप देखेंगे तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है, कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द और नारियल, जैसे इससे क्या बना जाता है, इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी, गुड्डे, पालिया। असम और चावल, छाछ, कॉफी, चाय, ये सारी चीजें पेय पदार्थ में है और ये सारी चीजें क्या है, खाद्य पदार्थ में। फिर हम मणिपुर में चले आते हैं। मणिपुर में क्या है, चावल, बांस और सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। ये यहाँ खाद्य पदार्थ में चावल, इरोब्बा या चटनी होती है, उड़ती पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगी। अब कभी कभी हम आपके सामने इस चीज को क्यों लाए हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि मणिपुर का जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है। ऑप्शन में हमको ये सारी चीजें दे देगा, ठीक है, और एक सारी चीजें ये इनमें से कोई दे देगा। जब यहां से यहां चीजें हम एक साथ देख पा रहे हैं तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, इनोबलेट कर पाएंगे। ठीक है, जब इस चीज को हम सही से पढ़ पाएंगे, जब इस चीज को हम पढ़े हुए होंगे, हमारे सामने पढ़ा हुआ होगा, रिवाइज किए होंगे, तो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कर्नाटक में पारंपरिक भोजन क्या है, आपको दे दिया जाएगा कि ऊटी क्या होता है। अब जब पढ़े रहेंगे ऊटी क्या होता है, मणिपुर का क्या है, एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, उस चीज को आराम से मणिपुर में दे दिया जाएगा ऑप्शन, या हमसे ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि ऊटी किस जगह का खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन में राज्य दे दिया जाएगा, या हमसे ये दे दिया जाएगा मणिपुर का खाद्य पदार्थ या पारंपरिक खाद्य पदार्थ में कौन सी चीजें हैं, और इसमें से एक ऑप्शन, बाकी दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन इसमें से ले लिया जाएगा। जो सही होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, विकल्प में सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश और में गन्ना, गेहूं ज्यादा पाया जाता है और राजस्थान में हमको जौ देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि जहां जो चीजें उपलब्ध ज्यादा होंगी वहां पारंपरिक चीजें ज्यादा बनाई जाएंगी। आपके यहाँ अगर चावल, दाल या फिर बाजरा, कोई भी चीजें अधिक में मात्रा में होती है,
जब कोई चीजें अधिक मात्रा में होगी तो वो अधिक चीजें बनाई जाएंगी, और जब अधिक चीजें बनाई जाएंगी तो वही क्या हो जाएगा, आपका पारंपरिक भोजन हो जाएगा। ठीक है, तो जहां की फसलें जहां है ज्यादा होंगी वहां पारंपरिक भोजन हो जाएगा। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं कि भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार की मिट्टी और जलवायु होती है। इसके पहले मैंने बात किया कि जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां विभिन्नता हमको देखने को मिलेंगी। अगर असम, राजस्थान, बिहार चारों तरफ जाएंगे तो हमको मिट्टियां अलग दिखाई देने को मिलेंगी, वातावरण दिखाई देने को अलग मिलेगी, जलवायु अलग देखने को मिलेगी, और जब बहुत सारी विभिन्नता पाई जाएगी तो बहुत सारी चीजें हमको अलग अलग देखने को मिलेगी, और उसी विभिन्नता में एक फसल आ जाती है जो हमको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। राजस्थान में जौ ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा होता है, इन सभी चीजों में हम विभिन्नता देख पाएंगे। ठीक है, फिर विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। अब आते हैं, आप चित्र देख पा रहे होंगे कि चित्र में हमको विभिन्न प्रकार की एक ही चीज है लेकिन विभिन्न चीजें देखने को मिलती हैं। ये होता है एक चूल्हा। पहले के लोग क्या करते थे, जब गैस नहीं होती थी, गैस सिलेंडर में अब खाना बनता है, गैस चूल्हा में बनता है, लेकिन जो पहले के लोग थे वो मिट्टी की चूल्हा में बनाते थे। मिट्टी की चूल्हा होती थी, इसमें आग लगाया जाता था और इस पर क्या कर दिया जाता था, भोजन पकाया जाता था। ये क्या है, एक प्रकार का पारंपरिक चूल्हा है। लेकिन धीरे धीरे हमारी चीजें क्या होती गई, परिवर्तन होती चली गई, अपने में आप में परिवर्तन लाए। जब अपने आप में परिवर्तन लाए तो वातावरण परिवर्तन हुआ, वातावरण जैसे जैसे परिवर्तन हुआ हम परिवर्तन हुए, हमारे जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो उसी परिवर्तन में फिर से आ गया आधुनिक गैस चूल्हा, और हम देखते हैं कि अब गैस चूल्हा में हम खाना को पकाते हैं। ठीक है, उसी सिलसिले में पहले के लोग क्या करते थे, जो सिलबट्टा होता था, सिलबट्टा में का यूज करते थे और उसमें हम क्या करते थे, मसाले वगैरह पीसा करते थे। ठीक है, पहले के लोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन देखने को मिला, जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे चीजें आधुनिक तौर पर बनती गई, ठीक है, क्योंकि जरूरत और समय ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो परिवर्तन एक चीज और देखने को मिला, जो हम चीजें सिलबट्टा में पीसते थे अब वहां ग्राइंडर आ गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समय के साथ साथ हमारी पद्धतियां जो होती हैं वो बदलती चली जाती हैं। पहले की पद्धति अलग होती थी, अब की पद्धतियां अलग होती चली गई। क्यों? क्योंकि समय और साधन ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर समय और साधन के अनुसार हम अपना क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, आधुनिक तौर पर निखर कर आती है। चलिए अब एक फैक्ट के रूप में जान लेते हैं, ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत ही अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। अब वसा ध्रुवी भालू के क्षेत्र में क्या होता है, जो वसा होती है वो किसके क्षेत्र में काम करता है, वो वसा के रूप में कार्य करता है, और जो वसा होता है इसको क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के में बिना खाए जीवित रहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये पहले क्या करते हैं, जो त्वचा होती है इनकी बहुत ही क्या होती है, मोटी होती है, अधिक वसा होती है, और वसा क्या देता है, इनको भोजन देता है। और ये क्या करते हैं, कोई चीजें एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, और जब क्या आ जाता है, जब शीत आ जाता है तो वो क्या करते हैं, इनको जीवित रहने के लिए हमको क्या देखने को मिलता है, जीवित रहने के लिए इन सभी चीजों को निर्वहन करते हैं, या फिर ये अपने इस वसा का उपयोग करके ये क्या करता है, शीत रूपी ऋतु में ये जीवित रहता है। ठीक, ये चीजें आप देख पाए होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रश्न देखिए, ध्रुवी भालू के शरीर में मोटी वसा की परत किस लिए होती है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आप बताइए। चलिए, तेज दौड़ने के लिए होता है, ठंड में शरीर के गर्म रखने के लिए होता है, तैरने में मदद करता है, या भोजन पहचानने के लिए करता है, जल्दी से बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए भी करता है, और आपने थोड़ा सा आप नीचे आए तो ये ऊर्जा देने का भी क्या करता है, काम करता है।
अब थोड़ा सा ध्रुवीय बालू के बारे में आप जान लीजिए। जब ध्रुवीय बालू के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, एक मिनट, देखिए जब ध्रुवीय बालू के बारे में बात करते हैं, ध्रुवीय भालू, जो ध्रुवीय भालू होता है इसका मुख्य भोजन क्या होता है, पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं मुख्य भोजन क्या होता है इसका। ठीक है, जब इसके मुख्य भोजन में आप जल्दी से बताएं इसका मुख्य भोजन क्या होता है। इसका मुख्य भोजन होता है शील, शील होता है इसका मुख्य भोजन। और शील इसका एक मुख्य भोजन होने के साथ साथ ये इसका एक खास बात होती है, ये शील को 1.5 किलोमीटर दूर से ये क्या करता है, सूंघ लेता है। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, ठीक है, ये कहां कहां ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कहां कहां ज्यादा पाया जाता है, जल्दी से आप बताएं किन किन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए बताएं जल्दी। देखिए ये आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, आर्कटिक क्षेत्र। अब आर्कटिक क्षेत्र में कौन कौन, जैसे आर्कटिक क्षेत्र में जैसे क्या हो गया, जैसे रूस हो गया, ठीक है, नॉर्वे हो गया, ठीक है, ये सारी जगह पे पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन आपने देख लिया है, इसके सूंघने की क्षमता आपने देख लिया है। ठीक, इतनी जानकारी आपको पता चल गई होगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड देखा कि जिन नाविकों के नींबू और संतरों का सेवन किया इस रोग से मुक्त हो गए। ठीक है, और मसूड़ों से रक्त आना क्या हो गया, उनमें सूजन होना या स्कर्वी रोग के लक्षण क्या हो गए, देखने को मिले। देखिए जब पहले की बात है कि जब 1746 में नाविक जो लोग थे जब यहाँ क्या करते थे, इनके रक्त श्रावण मसूड़ों से देखने को मिला। और यहाँ पहले तो इतना डॉक्टर थे नहीं, या फिर पहले तो हमको जगह जगह पे डॉक्टर मिल नहीं जाते थे। जब इनके मसूड़ों से क्या होने लगा, ब्लड आने लगा, तो ये क्या करते थे, ये खाते थे नींबू और संतरा। जब नींबू और संतरा को खाते थे तो इनका जो रक्त आ जाता था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। जब कम होने लगा तो अब बताइए आप कमेंट बॉक्स से, जो खट्टे पदार्थ है ये दोनों, अब खट्टे पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं विटामिन सी, विटामिन सी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो रक्त का स्रावण होता है विटामिन सी को खाने से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। साथ ही साथ जो सूजन होता है वो क्या होता है, स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, स्कर्वी रोग की मुख्य पहचान किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, जेम्स वॉट ने किया था, या जेम्स लिंड ने किया था। आपने अभी यहां देखा कि इनका जो नाम है जेम्स लिंड है। ठीक है, तो इनका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बीच बीच में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और फैक्ट भी देखने को मिलेंगे और आपको कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इजी आपको लगता होगा या बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता होगा कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन जब इसी प्रश्न को हम क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो हमको बहुत ही दुख होता है। उसी के साथ एक फैक्ट हमको और बताया गया, नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति, अब देखिए अगरिया नामक जनजाति, आपसे पूछ लिया जाए कि नमक की खेती किस जनजाति के लोग करते हैं, तो अगरिया नामक जनजाति के लोग करते हैं। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। तो आपसे यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक की खेती किस जगह सर्वाधिक होती है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। ठीक है, महीन तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं, समुद्र के पानी में नमक प्राप्त करने के लिए एक कड़ी मेहनत
करते हैं। 2-3 प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं यहां से आप ध्यान में रखिएगा। और उसी के सामने आपके साथ एक प्रश्न दिख रहा होगा, भारत का कौन सा राज्य नमक उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के में एक सही ऑप्शन है, आप उसको बताइए। क्या राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है? चलिए, इसका जो सही आंसर होगा गुजरात होगा। अभी अभी आपने देखा है यहां, ठीक है, गुजरात। फिर है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व क्या हमारे लिए जरूरी होता है? क्यों हम पोषक तत्व को पढ़ते हैं, या फिर क्यों हम पोषक तत्व लेना जरूरी होता है? पोषक तत्व होता क्या है? जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा कौन कौन प्रदान करेगा? आपने पहले देख लिया होगा। ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन प्रदान करता है? आप पहली स्लाइड में देखे होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो जो हमको खाद्य पदार्थ में चीजें मिलती हैं वो क्या होता है? पोषक तत्व होता है। शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों की सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, विभिन्न शरीर क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो हमको स्वस्थ रखे, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता दे, वो क्या होते हैं? वो होते हैं पोषक तत्व। क्या यही दोनों चीजें हो सकती हैं? अब आप जब ऊर्जा प्रदान करेंगे, आपके शरीर में जब ऊर्जा जाएगी तो आप केवल एक ही चीज नहीं रहेंगे, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, बहुत सारी क्रिया कर पाएंगे, बहुत सारी क्रिया कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पोषक तत्व क्या, जो स्वस्थ रहते हैं उन वो पोषक तत्व लेते हैं, क्या वो उनके अंदर पोषक तत्व की पूर्ति हो गई है? देखिए, आप स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है कि आप फीवर से ग्रसित हैं तो आप पोषक तत्व के अंदर आपके अंदर पोषक तत्व की कमी है। देखिए, पोषक तत्व की कमी का मतलब ये होता है कि आप जो बहुत ज्यादा आलस करें। जरूरी नहीं है कि जब आप इन सभी चीजों से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, कभी कभी क्या होता है कि हम सारी चीजें ना बीमार होते हैं, ना हमारे शरीर अस्वस्थ होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना हमारा पढ़ने का मन करता है, ना हमारा ठीक से खाने का मन करता है, ना हम कहीं आने जाने का मन करता है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर पोषक तत्व की कमी है। पोषक तत्व की कमी है, आपके अंदर आलस आएगी, नींद हो सकता है जो पूर्ति नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आप क्या कर पा रहे हैं, आलस कर रहे हैं। तो उसके लिए इन सभी चीज को दूर करने के लिए हमारे पास जितने भी मुख्य घटक हैं, जितने भी मुख्य घटक अभी तक हमने देखा है, उन सभी चीजों को हमको पूर्ति करना पड़ेगा। जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीजें हमको लेना होगा। और इसमें से अनाज, दाल, दूध, फल, सब्जियां, ये सारी चीजें हमको दैनिक आहार में लेना होगा। उसी के बीच में एक फैक्ट हमको एक चीज थोड़ा देख लीजिए, आपको यहां से एक चीजें देखने को, ये जो संतुलित आहार आपने देखा, चलिए संतुलित आहार अभी आया नहीं, अभी हम संतुलित आहार जब आएगा तो फिर बात करेंगे उसके बारे में। अभी देखिए, एक कोलुनथुर गोपालन, मृत्यु जो होती है 2019 में और जन्म जो होता है 1918 में। भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत इन्होंने 500 से अधिक खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की स्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति में किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों की व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके फलस्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। अब देखिए, जब आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारी योजनाओं में से एक योजना जो शुरू की गई है वो की गई है हमारा मध्याह्न भोजन। जब मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई तो यहां से देखने को मिलता है कब लागू की गई, 2002 में लागू की गई। ठीक, फिर जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण
पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना कब लागू की गई? पीएम पोषण योजना लागू की गई 2002 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार भोजन उपलब्ध कराना है। तो आपसे प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि जो पीएम पोषण योजना थी उसका थीम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य यहां से हमको देखने को मिल जाता है कि जो बच्चे हैं उसमें सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें जितने भी मुख्य घटक है भोजन के या दैनिक आहार में जितने भी चीजें हमारे लिए उपयोगी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें उनको मिल पाए। मुख्य भूमिका जो निभाए थे ये कुलवंतपुर गोपालन ने ही निभाया था, जो इन्होंने सर्वेक्षण किया था। यहां से 2-3 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इन सभी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? संतुलित आहार क्या होता है? क्या हमारे लिए जरूरी होता है संतुलित आहार? क्या हम दैनिक जीवन में संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? किन किन चीजों के लिए या किन किन व्यक्तियों के लिए या किन किन महिलाओं के लिए संतुलित आहार कितना लेना चाहिए? क्या शिशु के लिए अलग संतुलित आहार होता है? क्या वृद्ध के लिए संतुलित आहार अलग होता है या स्त्रियों के लिए अलग संतुलित आहार होता है? इन सभी चीजों को हम आपके सामने देखने को मिलेगा जब संतुलित आहार को पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा खाना जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, जितने भी आहार के मुख्य घटक होते हैं, वो सारी चीजें अगर हमको मिल रही है तो वो क्या होता है? संतुलित आहार होता है। ठीक है, जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें हमको जब एक व्यापक मात्रा में मिलती है, जितना हमको जरूरत होती है अगर उतना मिलता है तो वो क्या है? संतुलित आहार है। ठीक है, अब संतुलित आहार के कार्य क्या होते हैं? क्या हम अगर संतुलित आहार ले रहे हैं तो उसका वजह क्या है? क्या उसका मुख्य कारण है जो हमारे लिए जरूरी हो जाता है संतुलित आहार? संतुलित आहार हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है, जो हम कार्य करने की शक्ति को क्या कर सकते हैं? कार्य करने की शक्ति होती है, कार्य करने की शक्ति होती है। फिर आता है शरीर का विकास करना। ये क्या होता है? जो शरीर होता है हमारा, ये जो शरीर होता है, जैसा कि आपने सीटेट या टेट या यूपी टेट कोई भी टेट दिया होगा या फिर आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, तो जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है? जब उन सभी चीजों को हम देख पाते हैं तो यहां से देखते होंगे जो धीरे धीरे डेवलप होता है, जो बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, तो एक संतुलित आहार लेना उसके लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। जब जरूरी हो जाता है उस चीज को हम देखिए, पहले ये शिशु जो होता है दुग्ध पर निर्भर होता है या अपने मां के दूध पर निर्भर होता है? दूध पर निर्भर होता है। ठीक है, क्लास ले रहे हैं तो चलिए, शिशु जो होता है मां के दूध पर निर्भर होता है। इनके लिए अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो ये तो दाल नहीं खाते हैं, ना ही ये किसी प्रकार का ज्वार बाजरा खाते हैं, तो इनका जो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य आहार होता है, क्या वो पूर्ति कर पाता है? बिल्कुल कर पाता है, क्योंकि जो शिशु होता है, जो शिशु होता है, जो देखिए, अब थोड़ा सा आपको मैं डीप में ले चलता हूं। देखिए, जो संतुलित आहार होता है, नोट करके चलिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो संतुलित आहार है, ये जो संतुलित आहार होता है, क्या शिशु में कितना होना चाहिए या फिर वृद्ध में कितना होना चाहिए या फिर जीवित रहने के लिए हमको कितनी कैलोरी में होना चाहिए? ठीक है, या फिर जीवित रहने के लिए एक दिन में स्त्री में कितना होना चाहिए?
तो जो शिशु में एक दिन की जो कैलोरी है, किसमें कैलोरी में, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को, जो कैलोरी है, जो कैलोरी है शिशु में वो लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 2200 केजी प्रतिदिन होना चाहिए कैलोरी में। और जो वृद्ध होते हैं, जो वृद्ध होते हैं उनमें होना चाहिए हमारा 1600। और जो जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रतिदिन हमको कितना होना चाहिए, 1700 होना चाहिए। और स्त्री को लगभग लगभग 1750 होना चाहिए। ये सारी चीजें किसमें है, कैलोरी में है। ठीक है, तो अब यहां से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ना तो दाल खा रहे हैं, ना तो दूध पी रहे, सॉरी दूध तो ये माँ का पी रहे हैं, लेकिन इनको जो कैलोरी चाहिए वो कम चाहिए, सॉरी ज्यादा चाहिए। तो जो माँ का दूध होता है उसमें सारी चीजें क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। क्योंकि जो माँ एक संतुलित आहार ले रही है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती है, तो ये क्या होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, फिर ये क्या काम करता है, ये काम करता है शरीर की मरम्मत करता है। अभी अभी हमने बात किया था, आपको जैसे कोई चोट लग गई है, जब आपको चोट लग गई तो आपके शरीर के अंदर विटामिन ही नहीं है, खनिज ही नहीं है, तो आपको जो चोट लगी है वो भरपाई कहां से करेगा, वो भरपाई ये कार्बोहाइड्रेट को लाएगा, प्रोटीन को लाएगा। और धीरे धीरे ये सारी चीजें जब यहाँ सम्मिलित होगी तो धीरे धीरे आपकी चोट जो होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। मतलब शरीर की मरम्मत करता है। जरूरी नहीं है कि जब चोट लगे तभी ये कार्य करेगी। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या हो रही, खत्म हो रही है, तो ये ऊर्जा मतलब शरीर की मरम्मत करने में मदद करेगा। आपको प्रोटीन, वसा, विटामिन ये आपको क्या करेगा, यहीं से मिलेगा। ठीक है, रोगों से बचाता है, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। फिर अब आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइए, इतनी सारी जितनी बातें हमने की, क्या आपको समझ में आया? चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो मिलेट्स, ठीक है, मिलेट के बारे में जानते हैं, पोषक अनाज। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें, इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जाता है। अब देखिए क्या होता है, जो पौधा होता है, मैंने बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि जो वातावरण होता है, जो हमारी जलवायु होती है, उस पर हमारी फसल निर्भर होती है। अगर हम किसी दूसरे राज्य में हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं तो कहीं हमको बाजार में ज्वार ज्यादा देखने को मिलता है, या खेत में हमको वो सारी चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। जब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई भी चीज अगर पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त मात्रा से ज्यादा फसल उगाई जा रही है तो वो बाजार में क्या होगी, आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और वो चीजें हमको वहां ज्यादा दिखाई देखने को मिलेगी। अत्यधिक पौष्टिक अनाजों में खदन, मिलेट्स भी कहा जाता है, इसे हम पौष्टिक आहार में काउंट करते हैं, जो क्या होता है, सावा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब आपके सामने एक पांचवा प्रश्न है। जब पांचवें प्रश्न में आते हैं, मिलेट किसका उदाहरण है, क्या वो चावल का, या गेहूं का, या बाजरा का, या मक्का का? अभी अभी आपने यहाँ पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अगर इसको ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसी, चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार का सुझाव है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर जिसे हम अब एक्स के नाम से जानते हैं, टेलीग्राम, यहाँ जितनी भी सारी पीडीएफ होती है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, और आप इंस्टा पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है, कोई चीजें आप बताना चाहते हैं या पूछना भी चाहते हैं, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए।
हमारी टीम आपके सवालों का जवाब जरूर देगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही शानदार चैप्टर का नाम रहेगा चुंबक। चुंबक के बारे में हम बहुत ही अच्छे और डिटेल से पढ़ते हैं और पढ़े भी होंगे और कल भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।